सुप्रभात बच्चों। कक्षा 7 में हम लोग अभ्यास सागर का दूसरा पार्ट कर रहे हैं। कल हम लोगों ने क्वेश्चन 1 to 5 किए थे और आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ देखिए बेटा, हम लोगों ने पहले कल किए थे कि अनुस्वार हम लोग किस स्थान पर लगा सकते हैं और कहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कल हमने उसके नियम देखे थे कि कहाँ हम लोग अनुस्वार को प्रयोग करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है बेटा, नीचे दिए गए शब्दों में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग करते हुए शब्दों को दोबारा लिखना है। यानी पहले यहाँ पर पंचम वर्ण लगाया गया है, उसके स्थान पर हमें अनुस्वार का प्रयोग करना है। यानी उसको पंचम वर्ण को हटाकर हम लोग बिंदु का प्रयोग करेंगे। अब पहले इसमें देखिए बेटा, मंदिर। मंदिर में हम लोग बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसमें न जो है, न के बाद उसी की लाइन का द वर्ण आया, तो इसलिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब कर सकते हैं तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे? ये जो न है वो हमेशा पहले उससे यानी पहले वर्ण के ऊपर लगता है। ठीक है, उसकी शिरोरेखा के ऊपर लगा दिया जाता है। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे मंदिर। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने न हटाकर, यहाँ से द से पहले जो न आया था उसको हटाकर हम लोगों ने यहाँ बिंदु लगा दिया, उसका अनुस्वार बना दिया। उसके बाद है कंगन। अब यहाँ पे ये वाला जो हमारा पंचम वर्ण है उसको हम लोगों ने हटाया और ये हमें देखना है कि इसके बाद कौन सा है हमारा ग। ठीक है, तो इसलिए बिंदु बन सकता है। अब इसको हम लोग लगाएंगे क के ऊपर यहाँ। ठीक है, तो ये हमारा कंगन। वैसे ही पंचम जो है, पंचम में हम लोग क्या होगा, य यानी जो पंचम वर्ण है हमारा, उसके स्थान पर हम लोग लगाएंगे बिंदु, यानी प के ऊपर हम लोगों ने लगा दिया। अब आप लोग ये देखिए कि इसमें सब यानी जो पांचवा वर्ण, अब जैसे इसमें य है तो इसके बाद उसी लाइन का कोई दूसरा अन्य वर्ण आया है, यानी च और य जो है दोनों एक ही वर्ग के हैं। अगर च वर्ग हम लोग देखा जाए तो च, छ, ज, झ और य। ठीक है, तो ये हमारा है पांचवा वर्ग और इसके बाद हमारा इसी की लाइन का आया है दूसरा कोई अन्य वर्ग। ठीक है, मतलब दूसरे का मतलब यहाँ पर वो सीक्वेंस नहीं बेटा, यानी कोई उसी की लाइन का कोई अन्य वर्ण आया हो। तो यहाँ पर अन्य वर्ण इसलिए क्योंकि अगर यही इसके बाद यानी य के बाद अगर यही वर्ण आ गया तो उसको हम लोग बिंदु में नहीं बदल सकते। तो इसलिए बोला गया है कि पंचम वर्ण के बाद उसी लाइन का कोई दूसरा वर्ण आता है। दूसरे में ये या ये, कोई भी इनमें से चारों में से हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, अगले वाला जो है, यहाँ इस साइड संबंध दे रखा है, मंच दे रखा है, ठंडा दे रखा है। तो इनमें सब में वही रूल है कि हम लोग जो पंचम वर्ण है वो उससे पहले वाले वर्ण के ऊपर हम लोग लगाते हैं। ठीक है, मंच वाला है, मंच वाली सेम यही वाली कंडीशन है। ठंडा है जो ण है वो उसके बाद यानी ण के बाद ये जो ड है ये उसी की लाइन का है, तो इसलिए यहाँ पर भी ये बिंदु बन गया। अब उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है बेटा प्रश्न में कि नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। जिन शब्दों में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा उनके सामने आप लोग हाँ लगाओ, और जिन शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाएगा वहाँ आप लोग उसके सामने नहीं लिखोगे। और साथ साथ आपको क्या करना है, हाँ अथवा नहीं, इनका कारण भी बताना है कि अगर बिंदु बना तो क्यों बना और बिंदु नहीं बना तो क्यों नहीं बना। ठीक है, दोनों का हमें रीज़न देना है, दोनों का हमें कारण बताना है। अब पहला इसमें दे रखा है बसंत। बसंत में इन्होंने ही बता रखा है कि हाँ, बसंत में जो पंचम वर्ण है उसको हम लोग बिंदु में बना सकते हैं, बिंदु में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो हाँ इसमें बोला है, फिर आगे दिया है उसका कारण कि क्यों क्यों बन सकता है वो बिंदु, क्योंकि न पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग का त वर्ण आया है। ठीक है, त, थ, द, ध, न। तो यहाँ पे न जो है उसके बाद उसी की लाइन का कोई अन्य वर्ण आया है, तो इसलिए यहाँ पर न को हम लोग बिंदु का रूप दे सकते हैं। अब उसके बाद आया मंडी। अब मंडी में देखिए,
यहाँ हमारे वही नियम है जो हमने पीछे पढ़े हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में जो हम लोगों ने नियम पढ़े हैं वो सारे के सारे यही हैं बेटा। अब यहाँ पर मंडी है, मंडी में हम लोग क्या करेंगे, ये ठीक है, मंडी में हम लोग इसको हाँ, क्यों, क्योंकि ये जो है ये हमारा पंचम वर्ण है ण, ठीक है, ण जो है वो है आधा, तो आधा में ये हमारी जो है ये पाई हट जाती है, तो यहाँ पर ण, उसके बाद उसी की लाइन का कोई अन्य वर्ण आया है। अब उसी की लाइन का अन्य वर्ण का अर्थ हो जाता है कि उसी के वर्ग का कोई और वर्ण आया है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग बिंदु बना सकते हैं। अब पहले हम लोग लिखेंगे हाँ, उसके बाद हम लोग कारण में लिखेंगे ण पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग का ड वर्ण आया है। अब है ग, ये अगले वाले में ग में क्या करना है, अन्य, ठीक है, तो यहाँ पर अन्य हम लोगों ने इसका बताना है हमें, तो यहाँ हम लोगों का नियम कौन सा पड़ा कि इसमें हम लोगों ने जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि पंचम वर्ण अगर 2 बार प्रयोग होता है, अगर एक पंचम वर्ण 2 बार प्रयोग हो जाता है तो वहाँ बिंदु नहीं बदल सकता। अब यहाँ पर नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते, अब ये हमारा गलत हो जाएगा, तो इसको हम लोग बिंदु में नहीं बदल सकते, तो यहाँ हम लोग आंसर लिखेंगे नहीं। कारण में क्या होगा, क्योंकि जो एक साथ ही यानी एक ही पंचम वर्ण 2 बार आया है, एक ही पंचम वर्ण न जो है वो हमारा पंचम वर्ण वो यहाँ पर 2 बार आया है, एक बार यहाँ आधा और एक बार यहाँ पूरा, तो यहाँ पे पंचम वर्ण 2 बार आया है, इसलिए हम लोग इसको बिंदु में नहीं बदल सकते। उसके बाद आता है हमारा बंदर। बंदर आप लोगों को पहले जैसे मैं बता चुकी हूँ, बंदर में क्या है, अब यहाँ है बंदर, उसमें न जो है वो है हमारा पंचम वर्ण, पंचम वर्ण के बाद उसी की लाइन का कोई अन्य वर्ण आया है यानी द, तो इसलिए यहाँ पर हाँ वो बिंदु बन सकता है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कारण न पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग का द वर्ण आया है, यानी ये पंचम वर्ण न के बाद उसी की लाइन का द वर्ण आया है, इसलिए ये बिंदु बन सकता है। इसलिए इस न के स्थान पर हम लोग क्या लगाएंगे, बिंदु, और बिंदु कैसे लगेगा, ये वाला हमारा पहला, यानी इससे जो पहला वर्ण होता है उसके ऊपर जाके लगता है बिंदु, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बंदर को लिख सकते हैं, बंदर को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला नियम आता है जन्म। जन्म में मतलब ये पूछ रखा है कि क्यों नहीं बन सकता, अब यहाँ पे बन सकता है नहीं बन सकता, आंसर हमारा हुआ नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि न जो है यानी पंचम वर्ण के बाद किसी अन्य वर्ग का वर्ण आया है, यहाँ पे यदि पंचम वर्ण के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये हमने उसमें नियम नंबर 3 है हमारा, ठीक है, 5 नियम दिए हैं, 5 में से ये हमारा तीसरा नियम है। पहला नियम हमारा कौन सा था, जिसमें हम लोग ये बंदर बना सकते हैं, ठीक है, ये बंदर वाला है, ये हमारा पहला नियम था। दूसरा नियम हमारा ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा, और ये हमारा है तीसरा नियम, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखे हैं। अब तीसरे नियम के अकॉर्डिंग यहाँ अगर हम लोग कोई जन्म जो है, जन्म में वो बिंदु का रूप नहीं ले सकता पंचम वर्ण, क्यों, क्योंकि न और म दोनों अलग अलग वर्ग के वर्ण हैं, इसका लाइन जो है इसका वर्ग है वो अलग है और म का वर्ग जो है वो अलग है, तो ये दोनों अलग अलग लाइन के होने के कारण, दोनों अलग अलग वर्ण के वर्ग के होने के कारण यहाँ बिंदु नहीं बन सकता। फिर है संबोधन। संबोधन में क्या है, यहाँ हम लोग म बन सकता है, क्यों, क्योंकि म के बाद, म पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग का ब वर्ण आया है। अब जो म है और ब है, यानी म और ब दोनों क्या है, एक ही लाइन के हैं, प फ ब भ म, अब ये वाला ब, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, ये देखिए, अब यहाँ आया हमारा सम्मान। सम्मान में भी हमारा नियम नंबर कौन सा है, दूसरा,
क्योंकि पंचम वर्ण एक बार नहीं 2 बार आया है एक साथ। तो यहाँ पे म और म के बाद फिर म, तो यहाँ पे पंचम वर्ण 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर बिंदु नहीं बन सकता। म पंचम वर्ण 2 बार आया है, इसलिए बिंदु नहीं बनेगा। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि इसमें उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अनुनासिक चिन्ह लगाकर एक नया शब्द बनाना है। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, गदा और गंदा। ठीक है, गदा शब्द के नीचे हम लोगों ने क्या इसमें गदा शब्द के अगले जो हम लोगों ने दिखाया उसके ऊपर हम लोगों ने बिंदु लगा दिया। तो गदा का अर्थ होता है जो हनुमान जी जो कांधे पर लिए घूमते थे, यानी जिससे लड़ने का एक जो होता है हथियार होता है हमारा गदा। तो यहाँ पर जो गदा है उसके अगर हम लोग ग के ऊपर बिंदु लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, गंदा। तो गदा का अर्थ अलग होता है और गंदा का अर्थ अलग होता है। वैसे ही चौक और चौक, ठीक है, इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। आधी आंधी, घटा घंटा, सांस सांस, बाधा बांधा, गोद गोंद। ठीक है, बाधा मतलब रुकावट, किसी भी चीज का जो विघ्न, और यहाँ बांधा मतलब बांधना। ठीक है, जैसे किसी के गले में कोई चीज बांध दी जाती है, हाथ पे बांधना होता है, किसी के पैर बांध दिए जाते हैं, जैसे रस्सी से हम लोग लपेट देते हैं, वो बांधना। आधा मतलब आधी मतलब हाफ, और आंधी जो तेज हवाएं होती हैं वो। तो इस तरह गोद, गोद क्या होती है, माँ की गोदी, माँ की लैप। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बच्चे को गोद में उठा लिए, यानी लैप में ले लिया, तो वो गोंद गोद। और ये होता है गोंद, एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे कोई फटी हुई जो हमारे पेपर वगैरह है उसको हम लोग चिपकाते हैं। तो ये आ जाता है हमारा गोंद। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में आए अंतर को वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हमें ऐसे बनाना है कि जिससे हम लोग समझ सकें कि इसका अर्थ क्या है। अब जैसे सोहन ने एक गदा खरीदी। ठीक है, तो यहाँ पर गदा, गदा का मतलब क्या है कि कोई वस्तु है, कोई चीज है यहाँ पर जो उसने खरीदी है। तो गदा कौन सी है, जो हनुमान जी कंधे पर रखते थे वो। उसके बाद है गंदा, गंदा में यानी बच्चों ने सारा घर गंदा कर दिया। बाधा, मेरे काम में बाधा मत डालो, रुकावट मत डालो। बांधा, मैंने रस्सी से घोड़े को बांधा है। गोद, माँ ने बच्चे को गोद में उठा लिया। गोंद, गोंद मतलब किताब को गोंद से चिपका दो। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ हमें देना है बेटा, नीचे दिए गए वाक्यों को है और हो, ठीक है, इन शब्दों के प्रयोग करते हुए पूरा करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट है यानी क में इन्होंने दे रखा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर हो शब्द का उसका प्रयोग होगा, शब्द का। उसके बाद सेकंड आता है मोहन की माता जी आई हैं। है इसलिए प्रयोग हुआ है और है, इनमें अंतर क्या है कि बेटा, है जो वो हम लोग एक वचन के लिए करते हैं और है वो हम लोग बहुवचन के लिए करते हैं। साथ साथ जहाँ हम लोग किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं, तो उसके लिए भी हम उसे बहुवचन की तरह ही मानते हैं और हम लोग है का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन की माता जी, अब माता जी वैसे तो एक ही है, लेकिन रिस्पेक्ट के तौर पर हम लोग इज्जत के तौर पर उनको क्या बोलेंगे, आई हैं। ठीक है, अब उसके बाद है शीला कक्षा में हमेशा प्रथम आती है। तो यहाँ पर है जो है वो क्या हुआ, एक वचन। ठीक है, शीला जो है वो एक लड़की है, तो यहाँ पर एक वचन। अब उसके बाद यहाँ पर अगला आता है जो मंच पर आकर घबरा जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक वचन भी लगा सकते थे कि अगर यहाँ पर आया
जो मंच पर आकर घबरा जाता है। अगर यहाँ पे जाता शब्द हुआ इट्स मीन वो एक वचन है, तो हम लोग यहाँ पर जाता है लिख सकते हैं। लेकिन अगर जाते शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब जाते मतलब बहुवचन में है, तो यहाँ हम लोग लगाएंगे जाते हैं। उनका साहस बढ़ाना चाहिए। ओके। उसके बाद आता है मीना का भाई उसके लिए खिलौने लाया है। अब यहाँ पर लाया शब्द का प्रयोग किया तो हम लोग उसको है लाया है। फिर यहाँ बेटा हमारा दे रखा है 11th वाला क्वेश्चन। 11th में देखिए नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखने। बहुवचन रूप ये आप लोग पहले भी कर चुके हो। पट्टी, पट्टियाँ, पक्षी ने, पक्षियों ने, चित्र की, चित्रों की, मोहल्ला, मोहल्ले, मित्र से, मित्रों से, कठिनाई, कठिनाइयाँ। तो ये आप लोगों को जैसे मित्रों, ठीक है, मित्रों शब्द है, चित्रों शब्द है, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा पक्षियों, अब पक्षियों में जो हम लोग अगर यहाँ पर हम लोग चंद्र बिंदु लगाते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, जैसे अब कठिनाइयाँ है, कठिनाइयाँ में हम लोग यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाने का कारण क्या था, क्योंकि इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से हुआ। ये आपका पहले दे भी रखा है कि जहाँ उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है वहाँ पर क्या है हमारा आता है चंद्र बिंदु। लेकिन जहाँ उसका उच्चारण करते हुए मतलब इसका उच्चारण करते हुए हवा नाक से निकलती है तो वहाँ पर अनुस्वार यानी बिंदु का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर हम लोग कठिनाइयाँ जो लिखते हैं तो कठिनाइयाँ में जो उच्चारण है वो मुंह और नाक दोनों से हुआ है, लेकिन अगर कठिनाइयों शब्द लिखा गया तो उच्चारण तो वही सेम स्थान है, लेकिन वहाँ पर शिरोरेखा के ऊपर हमारी वो मात्रा होने के कारण हम लोग उस पर बिंदु लगाएंगे, चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा यहाँ पे कुछ मुहावरे दे रखे हैं, उसके अर्थ दे रखे हैं। जो यहाँ पे हेल्प बॉक्स आपका है दे रखा है उसमें उसके अर्थ लिख रखे हैं, तो आपने अर्थ छांटने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। किसका? मुहावरों का। अब यहाँ पे पहला जो है वो है दांत पीसना। दांत पीसने का अर्थ क्या होता है? गुस्सा करना। जैसे मोहन सोहन को देखकर दांत पीसता रहता है, वह हमेशा मुझे देखकर दांत पीसती रहती है, मतलब मुझे देखकर हमेशा गुस्सा करती रहती है, गुस्सा होती रहती है। तो वहां पर मोहन सोहन को देखकर दांत पीसता रहता है। मुंह की खाना, हार जाना। दुश्मन सेना को युद्ध में मुंह की खानी पड़ी, यानी वो हार गए। अब फिर है अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन मतलब मूर्ख होना। सोहन कुछ नहीं कर सकता, वह तो अकल का दुश्मन है। ठीक है, वो बिल्कुल मतलब नासमझ है, बेवकूफ है वो। आंखें खुलना, वास्तविकता सामने आना, मतलब किसी की असलियत सामने आना। अब मेरी आंखें तब खुली जब उसने मेरी मदद करने से मना कर दिया, यानी जब अड़ा वो जो संकट पड़ा या कोई भी मतलब उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ी, जब उसको आवश्यकता हुई कि मुझे किसी की मदद चाहिए, तो मदद के लिए जब मना कर दिया तब उसको ये लगा कि हाँ ये मेरा सच्चा मित्र नहीं है। तब उसकी आंखें खुली कि जितना ठीक मैं इसको समझता हूँ उतना ठीक ये नहीं है। तो आंखें खुलना मतलब किसी की वास्तविकता सामने आना, किसी की असलियत सामने आना। कोल्लू का बैल, बहुत परिश्रम करना, बहुत मेहनत करना। वह अपने खेतों में दिन रात कोल्लू के बैल की तरह लगा रहता है। फिर उसके बाद आता है बेटा हमारा नाक में दम करना, यानी तंग करना, बहुत परेशान करना। चूहों ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। तो ये इसके हो जाते हैं हमारे मुहावरे। इनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है।